जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 सोमवार को किया है होरीफाइड। वडोदरा में हुआ C295 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन। इंडियन नेवी की सर्विस में इंडक्ट होनी शुरू हो गई है अनमैन्ड बोट्स। भारत के डिफेंस स्टार्टअप ने बनाया इंडियन नेवी के P-8I एयरक्राफ्ट से लॉन्च किए जाने वाले खास तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन। और आर्मेनिया बना भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का पहला फॉरेन कस्टमर। आज सुबह जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में कुछ आतंकियों द्वारा आर्मी के कॉन्वॉय पर ओपन फायर किया गया था, लेकिन इंडियन आर्मी ट्रूप्स द्वारा काफ़ी तेज़ी से दी गई जबरदस्त जवाबी कार्रवाई से वो जो आतंकी थे वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और आतंकियों द्वारा की गई फायरिंग में कोई भी घायल नहीं हुआ है। फिर उसके बाद पूरे एरिया की घेराबंदी कर दी गई थी, सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ था और फिर जिसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया। और ये वही 3 सुअर हैं जो कि आज सुबह आर्मी कॉन्वॉय पर की गई फायरिंग में शामिल थे। और आपको बता दें कि इन सुअरों ने जब आर्मी के कॉन्वॉय पर फायर किया था तो उस कॉन्वॉय में इंडियन आर्मी की एक एम्बुलेंस भी थी। बाकी अभी तक जिन 3 सुअरों को होरीफाइड किया गया तो उनमें से एक की बॉडी उसके हथियार के साथ रिकवर कर ली गई है और फिलहाल ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वैसे आपको बता दें कि एनकाउंटर साइट पर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा भारत की एलिट काउंटर टेररिज्म यूनिट NSG भी मौजूद है। और जबकि इस पूरी एरिया पर जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें इंडियन आर्मी ने अपने BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को भी डिप्लॉय किया है। तो जैसे कि तय था, आज वडोदरा में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कैंपस में C295 एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कर दिया है। बाकी इस फैसिलिटी में बनने वाला पहला C295 एयरक्राफ्ट 2026 तक देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जो एयरबस और टाटा का ये जॉइंट वेंचर बना है तो ये भारत के प्राइवेट एविएशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बिल्कुल उसी तरह का योगदान देगा जैसे कि जापानीज कंपनी सुजुकी और भारत की मारुति के जॉइंट वेंचर ने भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में दिया है। और स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि वे इस बात की पूरी उम्मीद करते हैं कि भारत की इस फैसिलिटी में बनने वाले एयरक्राफ्ट दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे और जिससे भारत में ये जो रीजन है ये एविएशन मैन्युफैक्चरिंग का एक मेजर हब बनेगा। और भारत के साथ ग्रेटर कॉपरेशन के लिए उन्होंने फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रॉमिस भी किया है। बाकी अगर इस एयरक्राफ्ट के टॉप फीचर्स की बात की जाए तो इस एयरक्राफ्ट को अलग अलग तरह के मिशंस जैसे कि लॉजिस्टिक्स, रेस्क्यू, सपोर्ट इन सभी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 9.5 टन तक की पेलोड कैपेसिटी है। C295 एयरक्राफ्ट के पास लॉन्ग डिप्लॉयमेंट्स में एक प्रूवन कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ है और ज़रूरत पड़ने पर इस एयरक्राफ्ट को एक मिड एयर रिफ्यूलर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये रोटरी और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट तो इनको रिफ्यूल भी कर सकता है। और इसमें 6 टन तक के फ्यूल को कैरी करने की कैपेसिटी है और रिफ्यूलिंग पर्पज़ के लिए इसे फ्यूल प्रॉप से इक्विप्ड किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस एयरक्राफ्ट को आप एक टैंकर एयरक्राफ्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि आज वडोदरा में इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के दौरान एयरबस के A321 एयरक्राफ्ट पर आधारित DRDO के नेत्रवॉक्स मार्क 2 के मॉडल को भी डिस्प्ले किया गया था। और जबकि आज भारतीय प्रधानमंत्री को मॉडिफाइड C295 एयरक्राफ्ट पर आधारित मीडियम रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफ किया गया है। और जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि एयरफोर्स के लिए 56 C295 एयरक्राफ्ट के अलावा इंडियन नेवी के लिए भी 15 एडिशनल मैरीटाइम कॉन्फ़िगरेशन में C295 एयरक्राफ्ट को फास्ट ट्रैक बेसिस पर खरीदने की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आज 28 अक्टूबर को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक साथ 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को लॉन्च किया है और उन वेसल्स के नाम हैं अदम्य और अक्षर। और उनको बनाने में 60% से भी अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया। और आज जो ये 2 वेसल्स लॉन्च की गई हैं तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसके तहत GSL इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 473 करोड़ रुपीस की कीमत पर टोटल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को बना रही है। बाकी इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जो प्राइमरी रोल होगा वो होगा प्रोटेक्शन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एंड सर्विलियंस। और इनका इस्तेमाल इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर एसेट्स और आइलैंड टेरिटरीज की सुरक्षा में भी कर सकेगी। और ऐसा पहली बार है जब अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके 2 वेसल्स साइमल्टेनियसली लॉन्च की गई हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत की प्राइवेट एरोस्पेस फर्म आर्टिमन जो कि भारत के म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए अत्याधुनिक लॉयटरिंग म्यूनिशन सॉल्यूशंस को विकसित करने पर काम कर रही है। तो इस कंपनी ने नई दिल्ली में आयोजित किए गए स्वावलंबन 2024 इवेंट के दौरान अपने इस खास लॉयटरिंग म्यूनिशन और इसको लॉन्च किए जाने वाले मल्टी बैरल लॉन्चर सिस्टम्स को भी डिस्प्ले किया था। और इसी इवेंट के दौरान स्पुतनिक इंडिया के साथ बातचीत में
कंपनी के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से उनके लॉयटरिंग म्यूनिशन के बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं, जैसे कि RT-1 जिस तरह के लॉयटरिंग म्यूनिशन को विकसित कर रही है तो उसे सर्विलेंस ड्रोन, कामिकाजे ड्रोन और एंटी रडार ड्रोन की तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका लॉयटरिंग म्यूनिशन 1 घंटे तक होवर करने में सक्षम है और अगर इसे हवा से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स। और इतना ही नहीं बल्कि RT-1 इस कैपेबिलिटी पर भी काम कर रही है कि इस लॉयटरिंग म्यूनिशन को इंडियन नेवी की P-8I एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले सोनोबॉय लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सके, यानी कि एक मैंड एयरक्राफ्ट से अनमैंड एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने वाली कैपेबिलिटी पर काम किया जा रहा है। और P-8I एयरक्राफ्ट के सोनोबॉय लॉन्चर है वो एक शॉटी में इस तरह के 120 लॉयटरिंग म्यूनिशंस को लॉन्च कर सकता है। और RT-1 का जो लॉयटरिंग म्यूनिशन है ये अपने परीक्षण के फाइनल स्टेजेस में चल रहा है। भारत के डिफेंस स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा बनाई गई ऑटोनोमस वेपनाइज्ड बोट स्वॉर्म्स या यूं कहें अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, तो इंडियन नेवी की सर्विस में इनके इंडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। और सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने स्वावलंबन 2024 इवेंट के दौरान अपनी अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को डिस्प्ले भी किया था। बाकी सागर डिफेंस द्वारा बनाई गई जो अनमैन्ड बोट्स हैं तो इनमें मल्टी मिशन कैपेबिलिटीज़ हैं। और सागर डिफेंस की जो अनमैन्ड बोट है तो एक तो इसे रिमोटली बहुत दूर से कंट्रोल किया जा सकता है, दूसरा इस बोट में एरियल और अंडर वाटर इन 2 डोमेन्स में भी सर्विलेंस करने के लिए इक्विपमेंट दिए गए, जैसे कि एरियल सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स और अंडर वाटर सर्विलेंस के लिए अंडर वाटर व्हीकल, और ये दोनों ही इस बोट से लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए इसको कुछ हथियारों से भी इक्विप किया गया है, जिसमें एक 12.7 mm की स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन आती है। और फिलहाल सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को इस तरह की बोट्स की 12 यूनिट्स के ऑर्डर्स पिछले साल मिले थे और इन बोट्स का इंडक्शन नेवी की सर्विस में शुरू हो चुका है। बाकी नेवी अपने पास 10 यूनिट्स रखेगी और 2 यूनिट्स आर्मी को पैंगोंग लेक पर पेट्रोलिंग के लिए दी जाएगी। और नेविगेशन के लिए इसमें GPS और भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है। और बाकी स्वावलंबन इवेंट के दौरान इंडियन नेवी के लिए बनाए गए रिमोट कंट्रोल अंडर वाटर व्हीकल iROT राउट को भी डेमोस्ट्रेट किया गया था। और आपको बता दें कि इंडियन नेवी द्वारा जो इस स्वावलंबन 2024 इवेंट को होस्ट किया गया है तो इसमें खास तौर पर जो अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिले हैं, जो कि इस बात को भी दर्शाते हैं कि कैसे नेवी सक्रिय रूप से अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने पर काफ़ी काम कर रही है। और इसी के तहत इंडियन नेवी की जो स्पेशल फोर्स यूनिट है मार्कोस, तो उन्होंने भी भारत के स्टार्टअप ज़ूलू डिफेंस सिस्टम द्वारा बनाए गए खास तरह के होवर भी कामिकाजे ड्रोन्स की टेस्टिंग को शुरू कर रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फिस्कल ईयर 2023-24 में आर्मीनिया को लगभग $2.6 बिलियन तक के मिलिट्री आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं और जिनमें आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। और जैसे कि पिछले अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत के डिफेंस आइटम्स के टॉप 3 एक्सपोर्ट कस्टमर्स में US, फ्रांस और आर्मीनिया का नाम सामने आया है, जिसमें आर्मीनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम्स, ATAGS आर्टिलरी गन्स और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जैसे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए गए। और पिछले 4 वर्षों में आर्मीनिया ने भारत के साथ बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइट विजन इक्विपमेंट और कई अलग अलग वैरायटी के एम्यूनिशन और आर्टिलरी शेल्स के लिए डील साइन कर रखी है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया ही भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का पहला फॉरेन कस्टमर बना है, जबकि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ब्राज़ील के साथ भी बातचीत चल रही है। वैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से याद आया, गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट डेटा है उससे सामने आया है पिछले 5 महीनों में भारत का पाकिस्तान से जो इम्पोर्ट है तो वो लगभग 0 हो चुका है, जबकि भारत से पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है, जिसकी वैल्यू $235 मिलियन के आसपास है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है कि रविवार को दीपावली से पहले वाली चेकिंग के दौरान दिल्ली पुलिस ने पालिका बाजार से चाइनीज मोबाइल नेटवर्क जैमर जैसे डिवाइसेस को सीज किया है। और इस पर सीनियर पुलिस ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि सभी शॉप्स, होटल्स और अन्य पब्लिक प्लेसेस पर पुलिस की चेकिंग के दौरान ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिले थे और जो डिवाइस सीज किए गए हैं वो मोबाइल नेटवर्क जैमर की तरह काम करते हैं और इन जैमर्स की मदद से कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि भारत में इस तरह के जैमर्स का इस्तेमाल करने के लिए पहले भारत सरकार की एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती है और पालिका बाजार में जैमर्स खुले में बिक रहे थे। बाकी एक और अपडेट है, अभी हाल ही में अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक नई रिपोर्ट में इस बात की चिंता को हाईलाइट किया गया है कि यूक्रेन में रशिया का मिलिट्री सेटबैक रशिया को न्यूक्लियर आर्सेनल की तरफ बढ़ने के लिए पुश कर सकता है। यानी कि अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो इस बात को लेकर वार्न कर रही हैं कि अगर यूक्रेन में रशिया के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं होते हैं तो फिर रशिया उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर जैसे ऑप्शंस भी चुन सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के SI इम्तियाज अहमद मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही मनदीप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान नायब सूबेदार राजेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया।
आज के दिन 1994 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कैप्टन संजय चौहान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री की सर्विस में टोटल कितने एवॉक सिस्टम्स वर्तमान समय में मौजूद हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पर जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।